नमस्कार, शास्त्रीय काल, आदाब। मैं आदिल खान कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा से वापस से हाजिर हूं आपके लिए जेई एडवांस पीवाईक्यू सीरीज लेकर। अभी हम लोगों ने वेक्टर्स के कुछ पीवाईक्यूज किए थे पिछले कुछ 10 सालों के, काइनेमेटिक्स, मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन प्लेन दोनों के भी किए थे। मैं अगली एनएलएम लाने वाला था, बट मैंने सोचा कुछ 12th के पोर्शन पे भी हम लोग बात करें, तो आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ पीवाईक्यूज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए अगर पसंद आए। ठीक है, और ना पसंद आए तो प्लीज कमेंट करिए, कोई इशू नहीं। ठीक है, सवाल देखिए। जे एडवांस 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है चार्जेस Q, 2Q एंड 4Q आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर 1, 2 एंड 3। आपके पास 3 डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर दिए हुए, स्फीयर 1, 2 एंड 3। पहले वाले का रेडियस r/2 है, दूसरे वाले का रेडियस कैपिटल R है, तीसरे वाले का रेडियस 2r है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। पहले वाले पे चार्ज मुझे दिख रहा है Q है, दूसरे वाले पे 2Q, तीसरे वाले पे 4Q है। बहुत अच्छी बात है। इन तीनों केसेस में इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P at a distance r from the center of the sphere 1, 2 and 3 are E1, E2 and E3, E1, E2 and E3 respectively। यहां पे E3 होगा एक्चुअली, E3 respectively, then find। ओके साहब, क्या बोल रहा है सवाल? सवाल कह रहा है आपको हर स्फीयर के लिए P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर E1 है, इस वाले स्फीयर के लिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है और इस वाले स्फीयर के लिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E3 है। तो आपको रिलेशन बताना है कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग व्हाटएवर ऑर्डर हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, अगर मुझे किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो कितना होता है? Q/r²। पक्की बात है, स्मॉल r क्या है? सेंटर से डिस्टेंस। ओके, अगर मुझे सरफेस पे फाइंड करना है तो वो होता है KQ/R²। पक्की बात है। और अगर मुझे इनसाइड फाइंड करना है तो वो होता है KQ/R/R3। पक्की बात है, ऐसा होता है ना। यहाँ पे स्मॉल r जो है वो सेंटर से डिस्टेंस होती है और कैपिटल R जो होता है वो स्फीयर का रेडियस होता है। पक्की बात। आगे देखें, सबसे फर्स्ट वाले केस में देखते हैं E1। अरे भाई, E1 जो है वो स्फीयर के, E1 जो है वो कहां पूछा है? P पॉइंट क्या है? स्फीयर के आउटसाइड। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? E आउट का, तो वो हो जाएगा K। चार्ज कितना है? कैपिटल Q। कितने डिस्टेंस से फाइंड करना है? सेंटर से स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस बार? कैपिटल R, तो वो हो जाएगा कैपिटल R²। ठीक है, बहुत अच्छी बात। सेकंड वाले की हम लोग बात करते हैं। यहां पे हम लोग को सरफेस पे फाइंड करना है, तो जो E2 हो जाएगा K। चार्ज कितना है इस बार? चार्ज है 2Q। चार्ज कितना है? 2Q अपॉन रेडियस कितनी है? R, तो ये हो जाएगा R²। समझ में आया बॉस? थर्ड वाला हम लोग को इनसाइड फाइंड करना है, तो जो E3 हो जाएगा वो हो जाएगा K। चार्ज कितना है? 4Q। स्मॉल r का वैल्यू कहां फाइंड करना है? सेंटर से कैपिटल R डिस्टेंस पे, तो स्मॉल r का वैल्यू कितना हो जाएगा इस बार? कैपिटल R अपॉन R²। रेडियस कितनी है? 2r²। यानी यहां से जो E3 आ जाएगा वो हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 4 ऊपर है, नीचे भी 4 आने वाला है। पक्की बात है। तो जो E3 हो जाएगा वो हो जाएगा, ओ सॉरी, यहां पे R³ आएगा, माफी चाहेंगे, यहां पे R³ आएगा। बहुत ही बढ़िया बात। तो यहां से E3 हो जाएगा 2 और नीचे 8, ऊपर 4 और नीचे 8 है, तो हो जाएगा KQ अपॉन 2r²। समझ में आया क्या? तो देखिए यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 1/2 है। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया? सबसे ज्यादा हो गया E2। ठीक है, उसके बाद हो गया E1 और सबसे छोटा कौन सा हो गया? वो हो गया E3। तो देन E2, देन E1, देन E3। पहला है क्या? नहीं। दूसरा नहीं, तीसरा। E2 सबसे ज्यादा, फिर E1, फिर E3। तो आपका C ऑप्शन एग्जैक्टली सही है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जी एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये? द फिगर बिलो
dip is two situation in which two infinite long static line charge of a constant positive line charge density lambda are kept parallel to each other in their resulting electric field. Point charge small q and minus q are kept in equilibrium between them. The point charges are confined in move in the x direction only. Okay, if they are given a small displacement about their equilibrium position, then find the correct statement और statements क्या है. सुनिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है सवाल ये भी एक इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है, ये भी एक इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है, दोनों पे लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा है, दोनों पे लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है लैम्डा है. इसमें भी सेम है, सेम कंडीशन है. इसमें एकदम मिडिल पॉइंट पे प्लस क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे एक मिडिल पॉइंट पे एकदम माइनस क्यू रखा हुआ है, और ये भी इक्विलिब्रियम में होंगे. उसका रीजन समझा देता हूं आगे. आगे क्या बोल रहा है ये, अगर इन चार्जेस को x, ये x एक्सिस दिया हुआ है, x एक्सिस के लोग सपोज राइट साइड या लेफ्ट साइड थोड़ा सा मैंने डिस्प्लेस किया, सपोज राइट साइड या लेफ्ट साइड थोड़ा सा मैंने डिस्प्लेस किया, तो आपको ये पूछ रहा है कि कौन सा चार्ज SHM करेगा, कौन सा चार्ज SHM नहीं करेगा, कौन सा भाग जाएगा, कौन सा नहीं भागेगा. सोचते हैं. सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, देखिएगा जो एक लीनियर चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, ट्वाइस के लैम्डा बाय आर पे डिपेंड करता है. तो देखिए यहां पे सबसे पहले फर्स्ट वाले की बात कर लेता हूं मैं. इस वाले का, इसको मैं बोल देता हूं 1 और इसको मैं बोल देता हूं सपोज 2. आगे बात समझ में. तो देखिए 1 का इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा, इसे मैंने बोल दिया E1, और वो होगा ट्वाइस के लैम्डा बाय, ये डिस्टेंस भी r मान ली मैंने, ये डिस्टेंस भी r मान ली, दोनों सवाल ने बोला मिड पॉइंट पर है, तो ये हो गई ट्वाइस के लैम्डा बाय r. आगे बात समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी बात. ठीक है, इस वाले लीनियर चार्ज का इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के परपेंडिकुलर ऐसे इधर की तरफ होगा, तो इसका जो E2 यहां पर होगा वो भी ट्वाइस के लैम्डा बाय आर ही होने वाला है. अब अगर कोई भी चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उसका फोर्स लगेगा, और फोर्स का वैल्यू जो होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो होता है QE. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर जो फोर्स लगता है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है. पक्की बात है. इस पॉइंट पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसका है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इसका है, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है. तो ये वाला लीनियर चार्ज में सपोज फोर्स लगा रहा है F इधर की तरफ, तो ये फोर्स लगाएगा F इधर की तरफ. दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी Q इंटू E, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर सेम है. तो अभी ये इक्विलिब्रियम में रहने वाला है. अब दो टाइप का इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल और अनस्टेबल. अगर स्टेबल है तो शिफ्ट करने पर वापस से अपनी मीन पोजीशन पे लौटने की टेंडेंसी शो करेगा, तो SHM कर सकता है अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो. और अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो भैया भाग जाएगा वो. तो देख लेते हैं इस चीज को. तो ध्यान दीजिएगा, इधर मैंने क्या किया, मैंने देखिए इस वाले ने मैंने थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर दिया, प्लस क्यू हो गया ऐसे, समझ में आ गया, प्लस क्यू हो गया इधर की तरफ. अगर ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मैंने बोल दिया x है, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट x है, तो ध्यान दीजिएगा, समझते हैं इस चीज को. यहां से ये वाला बॉडी इस पे फोर्स उस साइड लगाएगा, क्योंकि इसका इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, तो इसने इस पे फोर्स लगाया इधर की तरफ. ठीक है, इस वाले ने इस वाले चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का लॉन्ग फोर्स लगाया, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ. आई बात समझ में. तो ये हो गया फोर्स F1, ठीक है, और ये हो गया फोर्स F2. अगर ये डिस्टेंस सपोज r मैंने बोला था, ठीक है, तो यहां से जो F1 हो जाएगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैंने बोल दिया सपोज E1 डैश है, चार्ज कितना हो गया Q, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E1 डैश, तो वो हो जाएगा Q, E1 डैश हो जाएगा ट्वाइस के लैम्डा अपॉन r प्लस एक्स. पक्की बात है. F2 कितना हो जाएगा, यहां से r प्लस एक्स. F2 क्या होगा, इस वाले वायर की वजह से फोर्स, तो जो F2 हो जाएगा वो हो जाएगा Q E2 डैश. सपोज मैंने बोला अब इस वाले वायर की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 डैश है, तो कितना हो जाएगा Q E2 डैश, और वो हो जाएगा Q ट्वाइस के
लैम्डा अपॉन ये डिस्टेंस कितना बचा अब r माइनस एक्स। आगे बात समझ में? हम क्या देख रहे हैं, F2 जो है वो F1 से बड़ा है। F2 जो है वो देखिए ना, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो जो F2 है वो F1 से बड़ा है। तो इस समय यहां पर जो नेट फोर्स होगा उसकी टेंडेंसी वापस से इसको टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लाने की होगी, पक्की बात है। तो यहां पे ये जो पॉइंट है, यहां पे नेट फोर्स 0 था, तो ये जो है ये इसकी मीन पोजीशन हो गई, पक्की बात है। तो अभी जो फोर्स की टेंडेंसी है वो उसको वापस से टुवर्ड्स मीन पोजीशन लाने की है, तो यस ये इसको वापस से मीन पोजीशन की तरफ धकेलेगा। तो पार्टिकल अगर एफ नेट इज इक्वल टू के एक्स के फॉर्मेट में आ रहा है तो एसएचएम कर सकता है। तो यस इस कंडीशन में तो एसएचएम होगा। फोर्स अगर हम लोग एक बार F2 माइनस F1 करके देख लेंगे और KX के फॉर्मेट में आएगा, मीन पोजीशन पे आने की टेंडेंसी तो है, पक्की बात है, बट KX के फॉर्मेट में आ जाएगा तो एसएचएम भी करेगा। ऑप्शन में देख लेंगे अभी आगे क्या करना है। अगली बार बात करते हैं, इस बार माइनस क्यू है। तो देखिए सुनिएगा ध्यान से, इसको मैंने बोल दिया 1, इसको मैंने बोल दिया 2। चार्ज को माइनस क्यू को मैंने यहां पे रख दिया। आई बात समझ में? इस बार इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे उधर की तरफ होगा और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। तो इस बार अगर ये x है तो इस बार फोर्स F1, ये वाला वायर इसको इधर की तरफ खींचेगा, पक्की बात है। और ये वाले वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर ऐसे है, तो ये इस बार इस पे फोर्स लगाएगा F2 इधर। आगे बात समझ में? वापस से इसको मैंने वही चीज बोल दी x, ठीक है साहब। तो F1 की अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए, F1 कितना होगा, F1 इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो इधर की तरफ था E1, और इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था E2 वो इधर की तरफ था। तो जो F1 हो जाएगा वो हो जाएगा QE1। आई बात समझ में? और जो QE1 होगा वो होगा, सॉरी हाँ, वो होगा ट्वाइस के लैम्डा अपॉन ये R और ये X, तो वो हो जाएगा R प्लस X। आगे बात समझ में? जो F2 होगा वो होगा QE2। E2 है इस वाले वायर की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर की तरफ है, और वो होगा Q2 के लैम्डा। ये डिस्टेंस कितनी बची, R माइनस एक्स। क्या देख रहे हो, इस बार F2 जो है वो F1 से बड़ा है और F2 जो है वो अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन है। तो यानी जैसे इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां लाऊंगा तो इसमें नेट फोर्स किधर रहेगा, उधर की तरफ। तो जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ नेट फोर्स भी उधर की तरफ ही जा रहा है। तो जैसे इसको मैंने यहां पे रखा ये उसी साइड भाग जाएगा। तो यानी डिस्प्लेस अलोंग डिस्प्लेसमेंट मूव, यानी ये मूव अलोंग डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, पक्की बात है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो पिछले वाले केस में तो एसएचएम करेगा और अगले वाले केस में, इस वाले केस में तो क्या कर रहा है, ये एसएचएम करेगा, टाइम पीरियड में निकाल सकते हैं अगर बोलेगा तो। और यहां पे ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। बोथ चार्जेस एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, नहीं होगा भाई ऐसा। बोथ चार्जेस विल कंटिन्यू टू मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट, नहीं भाई ऐसा भी नहीं होगा। चार्ज प्लस क्यू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, प्लस क्यू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन while charge minus q continues moving in the same in the direction of its displacement। yes, सी ऑप्शन इसका इस बार सही है। डी ऑप्शन क्या था, चार्ज माइनस क्यू एग्जीक्यूट, नहीं ऐसा भी नहीं होगा। तो हमारा सी ऑप्शन यहां पर सही है। इजी सवाल था, बेसिक एसएचएम का नॉलेज हम लोग को चाहिए था। देखिए अगला क्वेश्चन जी एडवांस 2013 का है। क्या कह रहा है ये, ध्यान से समझते हैं। ये क्या कह रहा है, टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियस r एंड 2r, दो स्फीयर्स हैं जिनका रेडियस r एंड 2r है। दिख रहा है भैया मेरे को इधर, ये r हो गया और ये 2r हो गया।
हैविंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 रिस्पेक्टिवली, यानी इसकी ρ1 है तो इसकी ρ2 है। टच ईच अदर, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टच कर रहे हैं, ठीक है, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at the distance 2r from the center of the smaller sphere along the line joining the center of the sphere। अरे बाबा, यहां पे एक लाइन है जो दोनों स्फीयर्स के सेंटर को ज्वाइन कर रही है, ये हो गया है, ऊपर चलाओ, हाँ, दोनों स्फीयर के सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है, हाँ ये ठीक है, ठीक है, दोनों स्फीयर के सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। क्या बोला इसने, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्मॉलर स्फीयर अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 0, यानी इस लाइन पर, ठीक है, इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पर, अरे बाबा, इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अरे यार 2r तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ये पॉइंट मैंने बोल दिया। सपोज पहला 2 केस ले लेता हूं मैं, एक केस 1 ले लेता हूं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। और 2r इधर भी हो सकता है, इस पॉइंट को मैं वही बोल दूंगा, वापस से डिस्कस करेंगे। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ρ1 अपॉन ρ2 कितना होगा, ρ1 अपॉन ρ2 कितना होगा। मैं पहले इस केस के लिए कंसीडर कर रहा हूं मैं, तो यहां पर साहब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यहां से नहीं, यहां से नहीं, हाँ, यहां से ये जो डिस्टेंस है वो 2r गिवन है, ठीक है। अब देखिए मैंने बोला इस वाले स्फीयर पे चार्ज जो है वो Q1 है, तो हम लोग को पता है Q1 जो होगा वो होगा 4π3π r³ इंटू ρ1। अरे यूनिट वॉल्यूम का चार्ज दे रखा है तो इसका टोटल वॉल्यूम होगा 4/3π r1³ और यूनिट वॉल्यूम के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें टोटल चार्ज आ जाएगा Q1। इस वाले पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा Q2, वो हो जाएगा 4/3π, इसका रेडियस कितना है 2r, यानी बोले तो 8r³ इंटू ρ2, ठीक है साहब, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, हाँ, इस वाले की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे आउटवर्ड जा रहा होगा, पक्की बात है, सेंटर से आउटवर्ड जा रहा होगा, तो इस वाले की वजह से यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1, और इस वाले दूसरे वाले की वजह से, इस वाले की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पक्की बात है, वो कितना होगा, वो मैंने बोल दिया E2। समझ में आ गई बात। इस वाले की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड E2, इस वाले की वजह से इस पॉइंट पर आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इस पे चार्ज मैंने बोल दिया Q2, ठीक है। तो ये पॉइंट इसके सेंटर से तो 2r डिस्टेंस पर है और इसके सेंटर से ये हो गया 2r प्लस r प्लस 2r यानी 5r। समझ में आया। अगर इस पॉइंट पर E नेट कितना होगा, इस पॉइंट पर जो E नेट है वो हो जाएगा साहब E1 प्लस E2, और कितना बोला है साहब, 0 बोला है, कितना बोला है, 0 बोला है। अरे 0 बोला है तो E नेट E1 इसकी वजह से आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर, कितना KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर, यानी हो जाएगा Q कितना है उस पे Q1, कितना है Q1 अपॉन सेंटर से डिस्टेंस 2r, तो बोले तो 2r स्क्वायर, ठीक है। सेकंड वाले स्फीयर की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा Q2 अपॉन 5r स्क्वायर इक्वल टू 0। आई बात समझ में। तो यहां से Q1 अपॉन 4r स्क्वायर, Q1 अपॉन 4r स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q2 अपॉन 25r स्क्वायर। तो यहां से r स्क्वायर तो आप कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। Q1 का वैल्यू रख देता हूं उधर से भाई, Q1 कितना हो जाएगा, Q1 हो जाएगा 4/3 r1 r³ इंटू ρ1, तो ये हो जाएगा 4/3 r³ ρ1 अपॉन 4 इज इक्वल टू Q2 का वैल्यू यहां से रख दूं
तो 4/3 पाई 8r³ रो 2 अपॉन 25। तो 4/3 पाई r³ कैंसिल आउट, 4/3 पाई r³ कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहां से नेगेटिव चल रहा था, ये नेगेटिव हो गया। तो यहां पे देखिए ये हो गया रो 1 अपॉन 4। क्या हो गया? रो 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8 रो 2 माइनस ऑफ 8 रो 2 अपॉन 25। तो यहां से रो 1 अपॉन रो 2 हो गया -32, 8×32 अपॉन 25। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? पहला -4, दूसरा -32/25। एक ऑप्शन तो सही है क्योंकि केस 1 है। केस 2 भी डिस्कस कर लेते हैं इसका। अरे इस छोटे स्फीयर के सेंटर से 2r डिस्टेंस पे पूछा है मेरे को। अरे छोटे स्फीयर से सेंटर उधर भी तो हो सकता है 2r, और इधर भी तो 2r हो सकता है। अगर ऐसा है तो देखिए इसे यहां पर, ये आपका ये हो गया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात। यहां पे आपका रो 1 था और जो Q1 था वो कितना था? 4/3 पाई r³ इंटू रो 1, ठीक है। यहां पे लीनियर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो 2 थी और जो Q2 था वो था 4/3 पाई 8r³ इंटू रो 2, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया बात। आगे समझते हैं। ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया B, जो यहां से लेके यहां तक, ये तो 2r हो गया, ये 2r था, ये r हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये r बचा, ठीक है। अब देखिएगा इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, सेंटर से आउटवर्ड जाने वाला है, और इस वाले स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। आगे बात समझ में? ये 1 है, इसको मैंने बोल दिया E1 और इसको मैंने बोल दिया E2। अगर B पॉइंट पर E नेट कितना है? आपको बोला है B पॉइंट पर E नेट कितना हो जाएगा? E1 माइनस E2, ये कितना है? 0। तो यहां से जो E1 हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? E2 के। E1 निकाल लेते हैं। E1 होगा छोटे स्फीयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। E1 क्या होगा? छोटे स्फीयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो हो जाएगा KQ1 अपॉन स्मॉल r²। ये फॉर्मूला है हमारे पास, बहुत ही बढ़िया बात। E2 क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा बड़े वाले स्फीयर की वजह से इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका जो वैल्यू होता है KQ स्मॉल r अपॉन उसका रेडियस, ये जस्ट फॉर्मूला लिखा है मैंने, अपॉन r³, ठीक है। तो ये हो जाएगा K, ठीक है साहब। Q1 हम लोग को पता है 4/3 पाई r³ इंटू रो 1, ठीक है। सेंटर से डिस्टेंस कितना है उसका? 2r, तो ये हो जाएगा 4r², ठीक है। ये हो जाएगा K, ये Q2 है साहब। Q2 कितना हो जाएगा? 4/3 पाई 8r³ इंटू रो 2 स्मॉल r। इसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? ओनली r, तो ये हो जाएगा r अपॉन उसकी रेडियस का क्यूब, और उसका रेडियस कितना है? उसका रेडियस तो 2r है, हम लोग को पता है। तो ये हो जाएगा 8। यही तो छोटी छोटी सी चीजें हैं जो गलत करवाती हैं सवालों को, ठीक है। तो K 4/3 पाई r³, K 4/3 पाई r³ कैंसिल आउट हो गया, है ना साहब। 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। कुछ बचा क्या इधर बचा r² से r² कैंसिल आउट हो गया, तो यहां बचा रो 1 अपॉन 4। यहां क्या बचा? रो 1 अपॉन 4, और उधर कुछ नहीं बचा,
तो उधर बचा √2, हमारे पास आ गया √1 अपॉन √2, जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4। √1 अपॉन √2 कितना आ जाएगा 4। ऐसा कोई ऑप्शन था क्या? ये रहा, √1 अपॉन √2 पूछा है तो -4 नहीं है, ये D4 हो गया। यानी मल्टीपल चॉइस था, दो आंसर है, -32 × 25 एंड 4। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है? मेरे को लगता है आ रहा होगा, इतना तो इजी है सब कुछ यार। देखिए क्या बोल रहा है, एन इनफाइनेटली लॉन्ग थिन नॉन कंडक्टिंग वायर इज पैरेलल टू द z एक्सिस एंड कैरीज अ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ये z एक्सिस दिया हुआ है, एक उसके पैरेलल वायर है इनफाइनाइट जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है। इट पियर्स अ थिन नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल of radius r in such a way that arc pq, ये एक नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, इसको पियर्स कर रहा है, मतलब ऐसे 30 डिग्री छेदता हुआ जा रहा है बंदास। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल सबटेंड कर रहा है 120 डिग्री कर रहा है। ठीक है, ये रेडियस r है तो ऑब्वियस ही बात है ये भी रेडियस r होने वाला है। एट द सेंटर ओन द स्फेरिकल शोन फिगर द परमिटिविटी फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। पहला पूछा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है मुझे, तो यार गॉस बाबा का कानून, गॉस बाबा का ही कानून है, क्या कहता है? गॉस बाबा का कानून बोलता है किसी भी क्लोज सरफेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है? अरे क्यू एन क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो जो फाई होगा वो होगा क्यू एन क्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात बताओ मुझे, ये जो वायर है, ये जो वायर है, ये जो वायर है यहां से लेके यहां तक इस गॉसियन सॉरी इस शेल से के अंदर है, तो इसके अंदर जितना चार्ज होगा वो क्यों एनक्लोज होगा, और मुझे वही फाइंड करना है। बहुत ही इजी सा है। ये एंगल 120 था, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया बॉस ये सारा। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा 60 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री। आगे बात समझ में, बात समझ में आ गई? अरे आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, परपेंडिकुलर डाल दो 60-60, ये r है तो ये r cos 60 और ये r sin 60, ये r है तो ये r cos 60 और अगेन ये r sin 60, यानी लेंथ ऑफ वायर inside the shell कितना हो जाएगा 2r sin 60, कितना हो जाएगा 2r sin 60, इसको L बोल दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ r sin 60 कितना होता है √3/2 कैंसिल, यानी √3r। अब इतनी लेंथ में जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वही तो सरफेस के अंदर होगा, इतनी लेंथ के अंदर जो चार्ज होगा वही सरफेस के अंदर होगा। तो जो Q एनक्लोज्ड जो आ गया, लेंथ कितनी है √3r, यूनिट लेंथ कितना चार्ज है लैम्डा, तो इतनी लेंथ पे कितना चार्ज होगा √3r लैम्डा। तो जो फाई होगा कितना होगा Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी √3r लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कौन सा ऑप्शन है, पहला है क्या? √3r लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पहला है। यस 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 पहला वाला, ये तो पहला वाला तो ठीक है, तो पक्की बात है तीसरा वाला सी वाला ठीक नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। बी ऑप्शन देखते हैं, द z कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द सरफेस ऑफ द शेल। अरे यार ऑब्वियसली, अरे एक इनफाइनाइट वायर है तो इनफाइनाइट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो वायर के परपेंडिकुलर रेडियली आउटवर्ड जा रहा होता है हमेशा। यानी अगर ये z एक्सिस के पैरेलल वायर है तो हर जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा, पक्की बात है। यानी z एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो z एक्सिस के पैरेलल तो उसका कोई कंपोनेंट होना ही नहीं है। तो क्या बोल रहा है ये, द z कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। यस ऑब्वियस ही बात है, z एक्सिस के पैरेलल कोई भी कंपोनेंट नहीं होने वाला है उसका, सारे कंपोनेंट जो होंगे वो z एक्सिस के परपेंडिकुलर ही होने वाले हैं।
तो इसका बी ऑप्शन भी सही है। तो दो ऑप्शंस इसके सही हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका जी एडवांस 2013 का क्वेश्चन है। ये अच्छा सवाल है, थोड़ा सा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, थोड़ा अच्छा है। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 आर कैरिंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्लस रो एंड माइनस रो। ये दो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, उनका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एक का प्लस रो है और एक का माइनस रो है। आल प्लेस्ड सच दैट दे पार्शियली ओवरलैप, ऐसे पार्शियली ओवरलैप किए हुए, मैंने दो अलग अलग कलर से बना दिया, एक हरा गोला है और एक पीला गोला है। ठीक है, एज शोन इन फिगर एट ऑल द पॉइंट्स इन द ओवरलैपिंग रीजन। ये जो ओवरलैपिंग रीजन है वहां पे मुझे कुछ ऑप्शंस है वो देखने पड़ेंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा है क्या, सोचता हूं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा क्या, ये भी सोचना पड़ेगा मेरे को। आगे क्या बोल रही है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज सेम डायरेक्शन। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, पहली चीज वो देखना है मुझे, और उसका डायरेक्शन जो होगा वो भी हर जगह सेम होगा क्या, ये भी देखना है। चलिए, ये निकालने से पहले मैं एक बात देख लूं, किसी भी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, फॉर्मूला मेरे को पता है, मुझे क्यू की टर्म्स में पता है, रो की टर्म्स में नहीं पता, रो की टर्म्स में भी निकाल लेता हूं ना यार। तो देखिए, अगर मैं रो की टर्म्स में निकालूं, अरे अच्छा सवाल है, दिमाग लगाना है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड किसी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में होगा के क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, अगर उसका, सुनिएगा, अगर उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दिया हुआ है तो वहां पे के का जो वैल्यू, क्यू का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो। पक्की बात है, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, यानी ये हो जाएगा, के का वैल्यू रख देता हूं आर क्यूब से, पहले तो आर क्यूब कैंसिल कर देता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4/3 पाई रो इंटू आर। आगे बात समझ में? तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां से हो गया ई, इनसाइड जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अगर मैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बात करूं तो जो सेंटर से आर वेक्टर है तीर की तरह दूर जा रहा होगा, और अगर नेगेटिव है तो आर वेक्टर इनसाइड आ रहा होगा। तो यानी अगर पॉजिटिव के लिए बात करूं तो ई इनसाइड वेक्टर जो हो जाएगा रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव के लिए हो जाएगा माइनस रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ में आता है, माइनस आता है। वो आप पे डिपेंड करता है वेक्टर कैसे ले रहे हैं। अगर आप सेंटर से रेडियली आउटवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं तो रेडियली इनवर्ड को आप नेगेटिव लेंगे, वो डिपेंड करता है, वो आप पे देखना होगा वो आपको। ठीक है, चलिए अब यहां पर मैं एक जनरल पॉइंट का बात कर लेता हूं, मैं एक जनरल पॉइंट का बात कर लेता हूं। सपोज ठीक है, वाइट से सपोज ये कोई जनरल पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, इस पॉइंट में बात कर लेता हूं जो इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर है और इसके सेंटर से भी कुछ डिस्टेंस पर है। ठीक है, मैंने बोला इसके सेंटर से ये R1 डिस्टेंस पर है, स्मॉल r1, और इसके सेंटर से ये R2 डिस्टेंस पर है। आगे बात समझ में? मैंने बोला दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस वो है a। अब यार देखो, क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा ये समझ लेते हैं। अगर इस पॉइंट को थोड़ा ऊपर ले लूं तो R1 R2 वेरी करेगा, थोड़ा और ऊपर ले लूं तो R1 R2 फिर वेरी करेगा, थोड़ा नीचे ले लिया तो R1 R2 फिर वेरी करेगा, परंतु A परिवर्तित चेंज नहीं होगा। ये समझ में आया ना? बहुत ही अच्छी बात है। अगर A चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ R1 और R2 ही वेरी कर रहा है, तो आगे बात करेंगे, वो तो जनरलाइज हो गया। ठीक है साहब, मैंने बोला इसकी वजह से यहां पर ध्यान दीजिएगा, ग्रीन वाले की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ऐसे होगा। पक्की बात है। E1 वेक्टर जिसको मैंने क्या बोला,
E1 वेक्टर, और हम लोग को पता है कि जो E1 वेक्टर होगा वो होगा इधर में R वेक्टर। अगर इसी डायरेक्शन को मैं R वेक्टर बोल रहा हूं, इसी डायरेक्शन को मैं सॉरी R1 वेक्टर बोल रहा हूं, आगे बात समझ में? तो E1 वेक्टर होगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू R1 वेक्टर। कितना होगा? रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू R1 वेक्टर। बहुत ही बढ़िया बात, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब अगर मैं छोटे वाले स्फीयर की बात करूं तो छोटा वाला स्फीयर तो नेगेटिवली चार्ज है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसको मैंने बोल दिया E2 वेक्टर, और इसी डायरेक्शन को मैंने बोल दिया R2 वेक्टर। क्या बोल दिया? इसी डायरेक्शन को मैंने R2 वेक्टर। और E2 वेक्टर का जो वैल्यू हो जाएगा, आप माइनस भी ले सकते हो, मैं इनवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूं उस वाले के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। तो जो E2 वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू R2 वेक्टर। आगे बात समझ में है? बहुत ही बढ़िया बात। अगर दोनों सेंटर्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इसको अगर मैं क्या बोलूं भाई, इसको सपोज मैंने बोल दिया ए वेक्टर बोल दिया, बीच का डिस्टेंस कितना था? ए, उसको सपोज मैंने क्या बोल दिया? ए वेक्टर। आगे बात समझ में? ठीक है। तो इस जनरल पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल जो होगा वो E नेट वेक्टर क्या होगा? पहले वाली की वजह से E1 वेक्टर प्लस दूसरे वाली की वजह से E2 वेक्टर। समझ में आया? बहुत ही अच्छी बात है साहब। तो यहां से E नेट वेक्टर जो आ जाएगा, E1 वेक्टर कितना हो गया? रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू R1 वेक्टर, और E2 वेक्टर कितना हो गया? रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू R वेक्टर। यहां से मैं रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया तो R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर बचा। अरे दादा क्या हो गया ये? अरे ट्राइंगल लग गया क्या इधर? ये R1 वेक्टर हो गया, ये R2 वेक्टर हो गया, ये A वेक्टर हो गया। तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर। तो ये हो जाएगा रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू A वेक्टर। और A वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा किधर होगा? बड़े स्फीयर के सेंटर से छोटे स्फीयर के सेंटर की तरफ। तो यार क्या समझ में आ गया? जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? रो A अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। रो कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट होता है क्या? 3 का वैल्यू तो 3 होता है भाई। एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस ए भी वैल्यू वेरी नहीं कर रहा, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन किधर आई? ए वेक्टर, यानी बड़े स्फीयर से छोटे स्फीयर के सेंटर की तरफ। यानी R1 R2 कहीं भी हो, कुछ भी हो, कितना भी हो, कैसा भी हो, यहां से लेके यहां तक हर रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट रहने वाला है, और उसके साथ उसका डायरेक्शन भी किधर रहने वाला है? ए वेक्टर के अलोंग, यानी बड़े स्फीयर के सेंटर से छोटे स्फीयर के सेंटर की तरफ। समझ में आया? तो यहां से मुझे ये समझ में आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। यस, मैग्नीट्यूड में तो कांस्टेंट रहने वाला है, और डायरेक्शन भी उसका कांस्टेंट रहने वाला है। तो सीओडी तो सही है, पहला वाला 0 है, ये तो गलत हो गया। पोटेंशियल का देख लेते हैं। अरे यार पोटेंशियल का तो फॉर्मूला ही अजीब सा आता है, उसमें स्मॉल आर आता है, स्केलर टर्म होता है, वेक्टर टर्म तो होता ही नहीं है। इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल जोड़ेंगे ना तो स्मॉल आर के टर्म्स में पक्की बात है आंसर आने वाला है, तो वो तो वेरी करने वाला है। तो पक्की बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो भी कांस्टेंट नहीं रहने वाला है, तो इसका सी ऑप्शन भी सही है और डी ऑप्शन भी सही है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज के सारे पीवाईक्यूज। नेक्स्ट क्लास में फिर अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पीवाईक्यूज के लिए मिलेंगे, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं।